हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुरमीत सिंह। तो हमारा इससे पहले वाली क्लास में कौन सा टॉपिक चल रहा था? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमने कैसे क्या क्या देखा था कि इसका ये कहाँ पे थी, अवस्थित थी देखी थी, और इसका नगर नियोजन देखा था, इसका विस्तार देखा था, कहाँ कहाँ तक विस्तृत थी। ठीक है, और इसका कैसे कैसे विकास हुआ और कौन कौन से इसके प्रमुख नगर थे। ठीक है, उसके बाद जो नगर थे उनका नगर नियोजन, उनको कैसे बनाया गया था, कौन सी चीज़ कहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई थी। ठीक है, तो ये था उसका नगर नियोजन। आज हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि के बारे में, पशुपालन के बारे में, व्यापार के बारे में, है ना, उनके स्किल, उनके कौशल, उसके शिल्पकारों के बारे में, है ना। ठीक है, तो आज हम ये सब बातें करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे हम कृषि के बारे में। ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि की क्या स्थिति थी। तो जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि नवपाषाण काल में ही कृषि का आरंभ हो गया था। स्थायी निवास में रहने लगे थे लोग, घर बना के। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि कहाँ पे होती थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो गांव होते थे, जो नगरों के आसपास के गांव होते थे, वहाँ पे कृषि कार्य किया जाता था। ठीक है, वहाँ पे खाद्यान्न उत्पन्न किया जाता था और वो शहरों में प्रोवाइड किया जाता था। ठीक है, शहरी लोग अनाज उत्पन्न नहीं करते थे। ठीक है, सिर्फ गाँव के लोग अनाज उत्पन्न करते थे। ठीक, इसका कैसे पता चला है हम लोगों की वहाँ पे कृषि होती है? तो जो बनावली था, है ना, एक साइड से हमने बताया था कि हरियाणा में बनावली है। बनावली से हमें जो टेराकोटा, ठीक है, जो मिट्टी का हल मिला है, ठीक है, इससे हम लगा सकते हैं कि वहाँ पे जो खेती होती थी, मतलब ये लोग हल से मतलब परिचित थे और वहाँ पे कृषि का कार्य किया करते थे। ठीक है, कुछ साक्ष्य होते हैं जिनके आधार में हम अनुमान लगाते हैं, जो विद्वान होते हैं उनके अनुसार, साक्ष्यों के अनुसार वो इतिहास को लिखते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि दूसरा यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं, कुछ जो एक छोटा सा, जिसको हम बोलेंगे चांदी का और तांबे का एक छोटा सा पात्र मिला है, जिसमें कि हमें कपड़े के कुछ छोटा कपड़ा मिला है, और जो तांबे का पात्र है उस पर कुछ निशान मिले हैं, कपड़े के निशान। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि इस टाइम पे कपड़ा होता था, अर्थात कपास की खेती होती थी। ठीक है, तो जो कपास को उत्पन्न करने का श्रेय है वो किसको जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है, इन्होंने ही दुनिया को सबसे पहले कपास से परिचित कराया। ठीक, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे पहले, इसी सभ्यता में सबसे पहले कपड़े की जो पुराने साक्ष्य मिले हैं, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक, और फिर जो अब हम बात करेंगे कृषि में क्या होता था, ये लिख लेते हैं। सबसे पहले अनाज होता था जो गाँव में होता था सिर्फ। ठीक है, यही अनाज जो खाद्यान्न है, यही अनाज क्या गाँव के लोग जो नगरों में भेजा करते थे। ठीक है, दूसरा कपास के साक्ष्य मिले हमें। ठीक है, अनाज में बहुत सारे साक्ष्य मिले, जौ, गेहूँ, है ना, और ये कई प्रकार की दालें मिली हैं, मूंग, है ना, उड़द, ये सब कई चीज़ें मिली हैं जहाँ पे जो खाद्यान्न होते थे, है ना। ठीक है, उसके बाद कपास, है ना, कपास के हमें साक्ष्य मिले हैं, जो यूनान के लोग, है ना, उस टाइम पे जो यूनान के लोग थे, इस कपास को सिंडन बोलते थे, है ना, सिंडन। यूनान के लोगों ने कपास को सिंडन बोला है क्योंकि ये सिंधु नदी के आसपास था। ठीक है, और सिंधु नदी के नाम पे ही इसको यूनान के लोगों ने सिंडन कहा है। ठीक है, कपास को, ये फैक्ट याद रखने का है। ठीक, दूसरा जो हमें साक्ष्य मिले हैं लगभग 2000 BC। ठीक है, 2000 BC पहले या पुराने, चावल के साक्ष्य। ठीक है, ये कहाँ से मिले? तो ये लोथल से मिले हैं। लोथल में एक भंडार गृह था, एक कमरा था, उसमें कुछ जो उसके दरार थी, वहाँ पे कुछ साक्ष्य मिले हैं जो चावल के थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता लोग चावल से भी परिचित थे, जिसकी इसकी जो कहाँ से मिले हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी साइड से मिले हैं? तो ये लोथल से मिले हैं। ठीक है, लोथल जो गुजरात में था। ठीक,
ये हो गया हमारा कृषि। अब हम देखते हैं कि उसमें पशुपालन था कि नहीं था। तो पशुपालन में कौन कौन से पशु पालते थे ये लोग, किस पशु को कितनी, मतलब किस पशु की क्या स्थिति थी। तो पशुपालन हम देखते हैं, तो पशुपालन में ये लोग गाय, भैंस, बकरी, है ना, सूअर, ये सब ऐसे ऐसे जानवरों का, ये कुत्ता, इन सभी जानवरों का ये पशुओं का पालन करते, मतलब पशुपालन करते थे। और इनमें 2 जानवर प्रमुख थे, ठीक है। एक तो कुबड़ वाला बैल, एक कुबड़ वाला बैल हो गया, और एक सिंगी जानवर, है ना, एक सिंगी। इसको क्या नाम दिया है? यूनिकॉर्न। इसको क्या बोलते हैं? एक सिंगी जानवर को यूनिकॉर्न। तो इन 2 जानवरों का धार्मिक महत्व था, ठीक है। बहुत सारे मोहरों पे एक सिंगी जानवर और एक कुबड़ वाले बैल को दर्शाया गया, ठीक। इससे क्या पता चलता है कि इनका जो ये जानवर है, इनका धार्मिक महत्व काफी था। सबसे ज्यादा धार्मिक महत्व इसका था, एक सिंगी जानवर का, यूनिकॉर्न का, और उसके बाद जो नंबर आता है वो कुबड़ वाले बैल का, ठीक है। आज भी आपने देखा होगा कि जो कुबड़ वाला बैल होता है, हिंदू समाज में बहुत सारी, मतलब उसको धार्मिक मान्यता दी जाती है। कोई उसको ये नहीं करता है कि भावना से नहीं देखता है, और कहीं जा रहा होता है तो उसको रास्ता भी दे दिया जाता है, ठीक है, कुबड़ वाले बैल की। आज भी धार्मिक मान्यताएं हैं कहीं कहीं पर, ठीक। उसके बाद एक जो विवाद का विषय है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा होता था कि नहीं होता था। तो एक साइड से लोथल जो साइड है गुजरात में, इस साइड से हमें घोड़े के मृण मूर्तियां मिली है, मतलब घोड़े की जो मिट्टी की मूर्ति होती थी टेराकोटा की, वो मूर्तियां मिलती हैं। तो एक वैसे किसी और साइड से नहीं मिली है, ठीक है, सिर्फ एक ही साइड से मिली है। इसलिए मान लेते हैं कि ये लोग घोड़े से पूर्ण रूप से परिचित नहीं थे, ठीक है। तो घोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता की में मेन जानवर नहीं था, ठीक है। बहुत कम, सिर्फ एक ही साइड से हमें एक मूर्ति मिली है, बाकी किसी साइड से हमें उसके अस्थि पंजर नहीं मिले, कोई अवशेष नहीं मिला है। तो घोड़े जैसा कोई सिंधु घाटी सभ्यता में, मतलब घोड़े को कोई मान्यता नहीं मिली है, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि ये लोग हाथी पालते थे, ठीक है, हाथी भी पालते थे, ठीक है, हाथी से परिचित थे और हाथी भी पालते थे, ठीक। हाथी भी पालते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ठीक है। ये हो गया आपका कृषि हो गई और पशुपालन हो गया, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे शिल्पकारिता। शिल्पकारिता ये क्या था? मतलब मैन्युफैक्चरिंग, जो चीज़ें बनाई जाती थी, ठीक है, व्यापार के लिए जो चीज़ें बनाई जाती थी, उसमें क्या है, शिल्प में बहुत सारी चीज़ें आती थी, जैसे औजार बनाना, ठीक है। जो भी शिल्पकारी का काम था वो शिल्पकारिता के अंदर आता है। कि हम देखेंगे कि इसमें शिल्पकारिता क्या थी, किस तकनीकी से वो औजार उपकरण बनाते थे, ठीक है, क्या क्या उपकरण उन्होंने बनाए, कैसे शिल्प थे, तो ये हम इस चीज़ में देखेंगे, ठीक है। जो शिल्पकारिता का जो काम होता था सिर्फ नगरों में होता था, ठीक है, गाँव में कोई शिल्पकारी नहीं की जाती थी। गांव में सिर्फ खाद्यान्न पैदा किया जाता था। पहली बात कि शिल्पकारिता सिर्फ नगरों में होती थी, ठीक है। दूसरा, जो औजार मिले हमें, ठीक है, शिल्पकारिता में देखते हैं क्या क्या चीजें मिली हैं। जो औजार, तो औजार किस चीज के होते थे? मैक्सिमम औजार पत्थर के होते थे, और कुछ औजार, ठीक है, बहुत कम मात्रा में कांसे के होते थे, और कुछ तांबे के होते थे। तो तीनों तरह के हमें औजार मिले हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी थी वो पत्थरों के औजारों की, उसके बाद कांसे की औजार, जो उसके बाद तांबे के औजार, ठीक है, ये औजार हो गए। अभी हम किस किस धातु से परिचित थे, ठीक है, धातु कैसे तैयार की जाती थी, कौन कौन सी धातु इसमें यूज करते थे ये लोग। तो सबसे जो इनका मेन धातु थी वो क्या थी? कांसा, ठीक है। तो कांसा किस चीज से बनाया जाता है? इसमें कौन कौन सी चीज यूज होती है कांसे में? तांबा प्लस टिन,
ठीक। अब हम बात करते हैं कि जो ये नगर है, जहाँ जहाँ पर ये नगर अवस्थित थे, वहाँ पे तो कोई ऐसा था नहीं कि वहाँ पे तांबे की खान थी या टिन की खान थी। तो ये लोग कहाँ से जो कच्चा मटेरियल था, जो कच्चा पदार्थ था, वो कहाँ से आता था कांसा बनाने के लिए? तो जो तांबा मिलता था हमें राजस्थान में खेतड़ी की खान से मिलता था, ठीक है। बाद में कुछ साक्ष्य हमें ये भी देखने को मिले हैं कि कुछ बिहार में कुछ जो झारखंड बिहार में कुछ जो तांबे की साइट्स हैं, वहाँ से भी कुछ तांबा लिया जाता था। दूसरा जो टिन है ना, टिन कहाँ से आता था? तो टिन दो जगह से आता था, एक अफगानिस्तान से आता था और ईरान से आता था, ठीक है। तो ये कांसा हो गया। दूसरा सोना कहाँ से आता था? तो सोना दक्षिण भारत के कोलार, कर्नाटक में जो कोलार है, वहीं से सोना इनको मिलता था। तीसरा, इनको चांदी भी मिला है, चांदी की कुछ चीज़ें मिली हैं। तो ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चांदी धातु से परिचित नहीं थे। जो ये चांदी मिली है वो दूसरी सभ्यताओं से मिली है, ठीक है। जैसे मेसोपोटामिया हो गया कि सभ्यताओं से जो चीज़ें मिलती थी वो चांदी की होती थी, ठीक है। कुछ वहाँ की दूसरी सभ्यताओं की चीज़ें ही चांदी की होती, खुद से चांदी नहीं बनाते थे, ठीक। तो ये हो गया। और तीसरा हो गया जो हमारे मोती होते थे। मोती कहाँ से मिलते थे इनको? जो मोती जो माला बनाते थे ना, मनके बनाते थे, वो कहाँ से मिलते थे? तो वो कहाँ से? दक्षिण भारत से, ठीक है। कुछ तो गुजरात के समुद्र से मिल जाते थे और कुछ दक्षिण भारत से, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि इसमें एक, हाँ, ये मान लीजिए ये जो कांसा है, कांसों का जो औजार और बर्तन बनाते थे, ठीक है। बर्तन उपकरण जो लोग बनाते थे, बर्तन उपकरण, तो उनको क्या बोलते थे? आप इतिहास में कई बार पढ़ेंगे, उनको बोलते थे कसेरे, ठीक। क्योंकि कांसे के बर्तन बनाते थे या कांसे के उपकरण औजार बनाते थे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? कसेरे, ठीक। तो तीसरा है सूती कपड़े। तो ये लोग सूती कपड़े से परिचित थे कि नहीं परिचित थे? तो हाँ, बिल्कुल। तो ये लोग, हमें साक्ष्य भी मिले हैं मोहनजोदाड़ो से। एक चांदी की छोटी सी डिब्बी मिली है, ठीक है, उसके अंदर एक सुरक्षित बिल्कुल कलर्ड सूती कपड़े का मिला है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ये लोग सूती कपड़े बनाते थे, ठीक। और कपास के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं ना, जिसे यूनान वालों ने सिंडन भी कहा है। तो ये सब चीज़ों से इनसे परिचित रखना है, ठीक है। तो सूती कपड़े भी ये लोग से परिचित थे, सूती कपड़े बनाते थे, ठीक है। दूसरी बात करेंगे, जो जैसे आपने देखा होगा या फिर पढ़ा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता में हमको बड़ी बड़ी इमारतें मिली हैं, ठीक है। बड़े बड़े घर हैं, एकदम डेवलप घर हैं, नाली, सड़क, बड़े बड़े भवन हैं। दुर्ग में तो बड़े बड़े भवन होते हैं। तो वहाँ क्या, इस चीज़ से क्या पता चलता है? भाई बड़े बड़े भवन है तो उन भवनों को किसी ने बनाया भी होगा, किसी के पास तो ऐसा शिल्प होगा जो भवन बनाना जानता होगा, मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ये राजगिरी है ना, राजगिरी भी वहाँ पे शिल्पकारिता के अंदर आता है, ठीक है। कि राजगीर किनको बोलते हैं? जो लोग जो मिस्त्री होते हैं, ठीक है, घर बनाते हैं। तो ये भी एक अच्छा शिल्प था, ठीक। तीसरा है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मैक्सिमम व्यापार होता था वो नाव के द्वारा होता था, ठीक है। तो नदियों के किनारे थे, इसलिए जो परिवहन का मुख्य साधन था वो क्या था? वो नाव था, ठीक। नाव, ठीक है। नाव से ही दूसरी सभ्यताओं से व्यापार होता था, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं? जो दूसरी सभ्यताओं से, जहाज रानी, ठीक है। जहाज रानी उद्योग, नाव बनाने को, नाव से व्यापार करने को, ये सब चीज़ें क्या किस चीज़ में आती है? जहाज रानी उद्योग में, ठीक है। तीसरी बात आती है कि बर्तन, है ना। बर्तन कैसे थे? तो बहुत सारे बर्तन हमें मिले हैं, ठीक। बर्तन बनाने में जो इनके शिल्प थे वो किस चीज़ के बर्तन मिले? मैक्सिमम बर्तन रेड कलर के, है ना, चिकने, एकदम परिष्कृत चिकने जो इसके बर्तन होते थे सिंधु घाटी सभ्यता, एकदम लाल कलर के होते थे और चिकने होते थे, ठीक है। और उनके ऊपर जो ब्लैक कलर से क्या होता था? आकृतियां बनाई जाती थी, चित्रकारी की जाती थी, ठीक है। तो बर्तन कैसे थे? काले एवं
काले व लाल, है ना, मृद भांड। ये तो मिट्टी के बर्तन थे काले एवं लाल। कुछ तांबे के कांसे के भी बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है, कांसे के। तो ये लोग बर्तन बनाना भी जानते थे, ठीक है। तीसरी बात आती है जो नेक्स्ट है हमारा, वो क्या है कि ये लोग जो सीपी होती थी, सीपी क्या होता है? सीपी, है ना। सीपी क्या होता है कि जो ये समुद्र से मिलती है, तो समुद्र से मिलने वाले छोटे छोटे शंख सीपी, उनसे क्या बनाते थे? ये मनके बनाते थे, ठीक है। तो शिल्पी से क्या बनाते थे? मनके बनाते थे। मनके में मालाएं बनाते थे। तो ये कहाँ पे थे? जो माला बनाने के उद्योग कहाँ कहाँ पे थे? तो चनहुदड़ो और लोथल, बालाकोट, ठीक है। तो जो समुद्र के किनारे थे, मैक्सिमम जो नगर थे, वहाँ पे शिल्पकारिता की जाती थी, ठीक है। सीपियों से मनके बनाने की शिल्पकारी, ठीक है। जो दूसरे शहर थे जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये समुद्र तट से काफ़ी दूर थे, तो यहाँ पे कच्चा माल भेजा जाता था, ठीक है। फिर वहाँ पे ये शिल्प तैयार किए जाते थे, ठीक है। तो शिल्प से, सीपियों से क्या बनाया जाता था? मनके बनाए जाते थे, ठीक है। अब पर एक ये तो हो गया, ठीक है, इतना तो हो गया कि सीपियों से मनके बनाए जाते थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी, ठीक है, कोई धातु की चादर नहीं मिली है, ठीक है, कि धातु की बहुत बड़ी कोई चादर मिल जाए, मतलब प्रस्तर मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं मिला है। मतलब ये धातुओं की चादर नहीं बना सकते थे, ठीक है। तो धातुओं के प्रस्तर से ये अपरिचित थे। ये मेन फैक्ट है। कई बार पूछा जाता है कि ये लोग जो प्रस्तर बोलते हैं, धातु प्रस्तर, धातु प्रस्तर से क्या थे? अपरिचित थे, ठीक है। मतलब ये सीट्स बनाना नहीं जानते थे। जैसे आजकल आप देखते हो ना, मेटल की सीट्स आती हैं बहुत सारी, तो ये लोग नहीं जानते थे, ठीक। ये समझ में आया होगा आपको शिल्पकारिता के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? औजार बनाना, धातु बनाना, सूती कपड़े, राजगिरी मतलब मकान बनाना, ठीक है। राजगिरी की क्या बोलते हैं? मकान बनाना, जो मकान बनाते हैं, है ना, मकान बनाने वाले, इनको क्या बोलते हैं? राजगीर। नाव तो जब दूसरी सभ्यताओं से व्यापार होता था तो वो नाव के द्वारा होता था। जो जहाजरानी उद्योग को ये अच्छे से परिचित थे, जहाजरानी उद्योग डेवलप था, ठीक है। बर्तन, जो मृद भांड होते थे, मतलब मिट्टी के बर्तन होते थे, वो लाल कलर के होते थे और उनके ऊपर ब्लैक कलर से, काले कलर से चित्रकारिता की जाती थी, ठीक है। चित्रकारिता के अंदर हम व्रत बनाते थे, या फिर पेड़ों के जो पेड़ होते थे, है ना, उनके चित्र बनाते। कुछ कई बार पशुओं के, कई बार ह्यूमन के, है ना। तो ये काले कलर से लाल कलर के ऊपर चित्रकारिता की जाती थी, ठीक है। सीपियों के मनके बनाए जाते थे। सीपी कहाँ मिलते हैं? समुद्र में। तो मैक्सिमम जो सीपी उद्योग था, जो समुद्र किनारे के आसपास के जो नगर हैं वहाँ पे डेवलप था। धातु प्रस्तर से अपरिचित थे, ठीक है। तो जो धातु थे, जो धातु के आज हम शीट्स देखते हैं, जैसे ये शीट्स है, ठीक है। ये तो अभी तो ये लकड़ी का बोर्ड हो गया, पर क्या होता है कि अगर जैसे आपने बड़ी बड़ी शीट्स देखी होंगी ना, स्टेनलेस स्टील की, लोहे की, ये सब, तो उससे ये परिचित थे, क्योंकि अभी तक कोई भी वहाँ पे शीट्स नहीं मिली है, ठीक। तो ये हो गया आपकी शिल्पकारिता। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे व्यापार की, कि सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार कैसे होता था, ठीक है। होता था कि नहीं होता था? होता था तो कैसे होता था? तो व्यापार की हम बात करते हैं। तो पहले हम देखेंगे व्यापार दोनों तरीके से होता था, ठीक है। हम बता देते हैं कि जो व्यापार होता था सिंधु घाटी सभ्यता में, और दोनों तरीके का होता था, ठीक है। एक तो सभ्यता के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे? जो सभ्यता के अंदर अंदर होता था, आंतरिक व्यापार, ठीक है, ठीक। और एक होता था दूसरी सभ्यताओं के साथ, ठीक, तो उसको बोलते हैं हम बाहरी व्यापार। आंतरिक व्यापार और बाहरी व्यापार। जो दूसरी सभ्यता, मेसोपोटामिया, मैक्सिमम मेसोपोटामिया से ही होता था, तो वो बाहरी व्यापार। कैसे होता था? साधन क्या थे व्यापार के?
व्यापार के साधन क्या थे? तो साधन में जो बाहरी व्यापार होता था वो किससे होता था? नाव से, ठीक है। और जो आंतरिक व्यापार होता था, जैसे नगर के आसपास से हमें अनाज लाना है, खाद्यान्न लाना है, तो वो कैसे होता था? बैलगाड़ी से। अब बैलगाड़ी से होता था, ये कैसे पता चला था हमें? बैलगाड़ी के हड़प्पा साइड से कई जगह से हमको बैलगाड़ी के मिट्टी की मूर्तियां मिले, खिलौने मिले, ठीक है। तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ, बैलगाड़ी से ये लोग परिचित थे, ठीक। तीसरा है, ये तो साधन हो गया कि बैलगाड़ी थी या मतलब बैलगाड़ी या नाव से मतलब ये लोग व्यापार करते, तो व्यापार करने का साधन ये था, ठीक है, परिवहन का साधन ये था। नेक्स्ट बात करेंगे कि ठीक है कि व्यापार होता था, जो ये आंतरिक व्यापार तो समझते हैं कि चलो जो शहर के लोग हैं, नगर के लोग हैं, वो खाद्यान्न उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, उपजा नहीं रहे हैं, पर बाहरी व्यापार होता था। इसके क्या सबूत हैं? तो हमें मेसोपोटामिया से एक अभिलेख मिला है, ठीक है। साक्ष्य क्या है व्यापार के? साक्ष्य क्या है कि मेसोपोटामिया का अभिलेख, ठीक है, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया अभिलेख। इस अभिलेख में क्या है? इस अभिलेख में वहां के राजा ने लिखा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के तो जहाज थे, ठीक है, वो उनकी सभ्यता में जाके मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता में जाके ये लोग अपना जहाज रोकते थे, मतलब लंगर लगाते थे, सामान का कुछ बेचते थे और कुछ खरीदते थे, ठीक है, आयात निर्यात वहीं से करके लाते थे। तो मेसोपोटामिया में अभिलेख से ये पता चलता है, ठीक है। तीसरी हम बात करेंगे कि व्यापार मतलब डायरेक्ट मेसोपोटामिया से होता था कि बीच में कहीं होता था, ठीक है। तो जो व्यापार है वो बहरीन में, ठीक है, इधर के लोग आज के जो बहरीन है, फारस की खाड़ी में बहरीन तक जाते थे और उधर से लोग मेसोपोटामिया के कुछ लोग बहरीन आके वहाँ पे चीज़ों को एक दूसरे से विनिमय की एक्सचेंज की जाती थी, ठीक है, तो व्यापार होता था। दूसरी चीज़ ये तो इससे पता चल गया, मैं अभिलेख से पता चला। दूसरा साक्ष्य क्या है कि जो हमें मोहरें मिली हैं, ठीक है, जो मोहरें मिली हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ मोहर हमको मेसोपोटामिया में मिली हैं, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि इनके बीच में व्यापार होता है। मोहरें क्या होती हैं? व्यापार के लिए यूज होती हैं, ठीक है, एज ए चिन्ह यूज होती हैं। क्या होता था? एक मोहर होती थी। मोहर कैसे बनाई जाती है? तो सेल खड़ी पत्थर या नॉर्मल पत्थर पे कुछ चिन्ह बना दिए जाते हैं। ये पक्षी के हो सकते हैं, देवता के हो सकते हैं, ठीक है, जानवर के हो सकते हैं। ये डिफरेंट एक साइन था, ठीक। ये फिर मोहर तैयार हो जाती थी। फिर जिस चीज़ में हम पैक करते थे मोहर बनाने के बाद, जैसे हमें कोई सामान एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, तो उस सामान के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे तो क्या करते थे? उसको कपड़े में बांध के, थैले में बांध के, थैले के मुंह को एक मट्टी से, गीली मट्टी से बंद कर दिया जाता था और उसके ऊपर ये मोहर मार दी जाती थी, ठीक है। ये मान के चलते थे कि अगर मोहर टूट गई तो किसी ने सामान के साथ जो उसके अंदर सामान है छेड़छाड़ की है, उसमें चेंज किया है, अगर मोहर साबुत है तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, ठीक है। तो ये मोहरे का काम था, ठीक। तो जो मिट्टी की, गीली मिट्टी पे मोहर मार के जो प्रोसेस होता है, इसको क्या बोलते हैं? प्रक्रिया को मुहरबंद, ठीक है, मुहरबंद। मोहरों से बनता है क्या? मुहरबंद। मुहरबंद का ही मतलब होता है कि मोहर से वो बंद कर दी गई, ठीक है, जो थैला था वो बंद कर दिया गया, ठीक। इतना फिर हम देखते हैं कि व्यापार में विनिमय कैसे होता है, ठीक है। तो विनिमय कैसे होता था? जो बाहरी व्यापार होता था वो तो हो जाता था हमारा जो धातुओं से, ठीक है, कुछ चीज़ें वस्तु एक्सचेंज थी, कुछ चीज़ें हमारे यहाँ से जाती थी और कुछ चीज़ें वहाँ से आती थी, ठीक है। कोई ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ज़्यादा मुद्रा का प्रचलन था, किस तरह की मुद्रा थी, कोई ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिले, ठीक है। तो सिर्फ वस्तु विनिमय था, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, ठीक। अब कौन कौन सी वस्तु थी? विनिमय की वस्तु कौन कौन सी थी? विनिमय की जो हम एक्सचेंज करते थे, इनका व्यापार करते थे, तो बहुत सारे जो हमारे मन के तैयार किए जाते थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जितनी भी शिल्पकार से जो वस्तु तैयार की जाती थी उनका तो निर्यात कर दिया जाता था और कुछ चीज़ें आयातित कर ली जाती थी, ठीक है।
जैसे जैसे अफगानिस्तान से एक लाजवर्द, ठीक है, इसको याद रखना है, एक लाजवर्द पत्थर होता है, ठीक है, ये किस कलर का होता था, नीले कलर का होता था, जो सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाता था, ठीक है। काफ़ी इसको लोग मन का बनाकर इसको पहनते थे, और इससे क्या होता था, उसको पहनने से जो व्यक्ति इसको पहन रहा है उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा, ऐसा लगता था कि हाँ ये कोई गणमान्य व्यक्ति है, ठीक है, जो एक गणमान्य मीन्स एक रेप्यूटेड पर्सन है, ठीक। तो ये लाजवर्द पत्थर। बाकी आपने आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि ये लोग जो धातु थी, जो ये जो तांबा वगैरह था खेतड़ी की खानों से मंगवाते थे, तो ये कैसे मंगवाते होंगे, है ना। ये क्योंकि इस टाइम पे तो जो खेतड़ी बाहर जो आहार संस्कृति थी, जो खेतड़ी के आसपास आहार संस्कृति, गणेश्वर वाला जो एरिया मैंने बताया था कि गणेश्वर गिलुंद वाला एरिया, तो वहाँ के लोग तो वो तो सभ्यता डेवलप हुई 2000 बीसी में। ये हम बात कर रहे हैं 2500-2600 बीसी की, 3000 बीसी की। तो कैसे धातु मिलता होगा? वहाँ के लोग तो अभी स्थायी निवासी तो है नहीं, कोई सभ्यता तो विकसित हुई नहीं है। वहाँ के लोग तो पशुपालक, वैसे ही जो क्या बोलते हैं, खाद्य संग्राहक लोग हैं, है ना, मौसमी लोग हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं, है ना। तो वो खाना बदोश लोग हैं, खाना बदोश लोग हो गए, तो उनके साथ कैसे व्यापार होता रहा होगा? तो इन लोगों ने खुद ने, है ना, कुछ लोग गए वहाँ पे और खुद की बस्तियाँ बसाई, ठीक है। बस्तियाँ बसाने के बाद तब इन्होंने वहाँ से धातुओं का उत्खनन किया और अपनी सभ्यता में लेके आए। ऐसे ही सेम चीज़ कि जो लाजवत पत्थर के लिए या दूसरे व्यापार के लिए, मध्य एशिया में व्यापार के लिए इन्होंने अफगानिस्तान में अपनी बस्ती बसाई, ठीक है। अपनी बस्ती मतलब कि अपने लोग जाके वहाँ रखें, ताकि जो मध्य एशिया है, ठीक है, कजाकिस्तान वाला, तजाकिस्तान, ये जो एरिया है, उज्बेकिस्तान, यहाँ तक चीज़ों को पहुँचाया जा सके, है ना, व्यापार किया जा सके। तो इन्होंने खुद की बस्तियाँ बसाई, ठीक है, दूसरे शहरों, दूसरे देशों में। तो ऐसे व्यापार होता था, विनिमय होता था, ठीक है। ये हो गया आपका विनिमय, है ना। विनिमय की वस्तु जो जिसकी जैसी कि अगर किसी की हमें ज़रूरत है तो हम लोग आयात करते थे, और कोई हमारे यहाँ बनाया जा रहा है ना, उसकी डिमांड है बाहर, तो हम लोग निर्यात करते थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका विनिमय, ठीक। चौथी बात करेंगे हम विनिमय की वस्तु। तो मैंने बता दिया कि आंतरिक व्यापार में क्या आता था, अनाज वगैरह हो गए, और जो चांदी नहीं था इस सभ्यता में, ये याद रखिएगा। तो जो सोना था या तांबा था या फिर जो सीपिया वगैरह थी, वो इधर ही भारतीय उपमहाद्वीप से ही मिलती थी, ठीक है। तो ये हो गया उनका आंतरिक व्यापार। बाहरी व्यापार आपने देखा होगा कि लाजवत पत्थर मिले हैं, ये कहाँ होते थे, अफगानिस्तान में होते थे, मध्य एशिया में। तो बहुत सारी ये सब चीज़ें मिली हैं। एक हमें मिली थी क्या, चांदी की, है ना, चांदी की एक मूर्ति है, चांदी के बहुत सारे साक्ष्य नहीं मिले हैं, सिर्फ एक मूर्ति मिली है, वो भी कहाँ से, लोथल से। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो चांदी की मूर्ति थी, ये कहीं बाहर से आ रही होगी, मतलब आ गई होगी व्यापार से, जैसे क्या भारी व्यापार होता था, तो किसी दूसरी सभ्यता से ये चांदी की मूर्ति यहाँ पे आई होगी, ठीक है। ना कि ये लोग चांदी के से परिचित, मतलब चांदी को बनाते थे, या फिर इस सभ्यता में चांदी बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रखती, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चांदी से ये लोग ज़्यादा कोई मेन इनका धातु नहीं था। ऐसा मान के चलते कि चांदी से ये लोग परिचित ही नहीं थे। सिर्फ एक लोथल में एक मूर्ति मिल जाने से कुछ नहीं होता, ठीक है। हाँ, अब अगली बात करेंगे इनकी धार्मिक मान्यताएं। तो देखिए, अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि ये लोग किस धर्म को मानते थे, धार्मिक मान्यताएं थी कि नहीं थी, ठीक है। कंफर्म तो कुछ नहीं है, पर विद्वानों के अनुसार बहुत सारी चीज़ों को ऐसा माना गया है कि ये कुछ चीज़ें धार्मिक चीज़ें हैं, आस्था वाली चीज़ें हैं, और कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे धार्मिक चीज़ों को संपन्न किया जाता था, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे मोहनजोदाड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है, ठीक है, काफ़ी बड़ा, वो एक स्विमिंग पूल जिसको हम बोलते हैं स्नानागार है। तो ऐसा माना जाता है कि
वो किसी धार्मिक अवसर पे, ठीक है, किसी धार्मिक अवसर पे वहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे और वहाँ पे स्नान किया जाता था, ठीक है। किसी धार्मिक, जब कोई एक टाइम पीरियड होगा उनका, तो जब भी इकट्ठा होंगे उसमें पानी भरा जाएगा और पानी भरने के बाद सब लोग वहाँ पे स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद उस पानी को निकाल दिया जाएगा। एक नीचे की तरफ एक नली होती थी जो नाली से जाके अटैच होती थी और पानी को निकाल भी दिया जाता। ऐसा नहीं था कि स्नान गृह में हमेशा पानी भरा रहता था, नहीं, सिर्फ एक विशेष अवसर पर, जब कोई विशेष अवसर होता था वहाँ पे पानी भरते थे, लोग स्नान करते थे और स्नान करने के बाद पानी को बाहर निकाल दिया जाता था, ठीक है। तो ये है, इस चीज़ को, जो स्नानागार है इसको हम धार्मिक मान्यता देते हैं, ठीक है, कि ये कोई धर्म स्थल रहा होगा, ठीक है। दूसरी, पहला तो हो गया हमारा स्नानागार, ठीक है। दूसरी चीज़ है, हमें बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं, ठीक है, जो मृण मूर्तियां, मृण, जो बहुत सारी मृण मूर्तियां, ठीक है, ठीक, जो मृण मूर्तियां मतलब मिट्टी की मूर्तियां, टेराकोटा की। टेराकोटा क्या होता है, पहले मिट्टी की मूर्ति बना ली जाती है और फिर उसको आग में पका दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेराकोटा या मृण मूर्ति, मतलब मिट्टी की मूर्ति, ठीक है, मिट्टी की मूर्ति। इसको और लिख देते हैं, क्लियर कर देते हैं, मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति है ना। और इसे मजबूती देने के लिए क्या करते हैं, आग में पका देते थे। तो बहुत सारी मृण मूर्तियां मिली हैं जिसमें क्या पुरुष और नारी है ना, पुरुष और स्त्री दोनों की मूर्तियां हैं। तो जिससे क्या पता, मैक्सिमम जो मूर्तियां मिली हैं वो किसकी मिली हैं, पुरुषों की मिली है ना। तो इसीलिए हम मानते हैं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, पैतृक है ना, पितृसत्तात्मक समाज था यहाँ पे, ठीक है। मतलब जो पुरुषों का जो मान्यता थी वो ज़्यादा थी, ठीक है, स्त्रियों की अपेक्षा, ठीक है, जो डोमिनेंस था वो ज़्यादा था, क्योंकि इसमें जो है पुरुषों की मूर्ति मैक्सिमम है, ठीक, स्त्रियों से ज़्यादातर मूर्ति किसकी मिली है हमें, पुरुषों की मिली है, ठीक है। एक मूर्ति मिली है हमें, ठीक, ये मृण मूर्ति हो गई। मृण मूर्ति में क्या क्या आता है, जो एक सबसे पहले मूर्ति मिलती है वो किसकी मिलती है, उर्वरता की देवी की, उर्वरता की देवी। हड़प्पा से एक मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से, ठीक है, गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, ठीक है। तो उससे पता चलता है कि ये जो मूर्ति है ये उर्वरता की देवी अर्थात पृथ्वी की मूर्ति है जो पेड़ों को उपजाते हुए दिखा रही है, ठीक है। तो वो इस चीज़ से क्या पता चलता है कि ये लोग उसकी पूजा करते थे, उपासना करते थे, मतलब पृथ्वी की पूजा करते थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, मतलब जो मूर्तियाँ हैं ये दिखाती हैं कि उनमें धार्मिक आस्था थी, ठीक है। अब सिंधु घाटी के जो कुछ और मूर्ति हैं, जैसे सिंधु घाटी के एक देवता है, हाँ, एक मोहर मिली है जिसपे एक देवता है, तो वो क्या है, देवता की जो मूर्ति है वो कैसी है, एक मोहर मिली है, ठीक, उसमें आपने देखा भी होगा, या आप डाल के भी देख सकते हैं, गूगल पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक देवता बैठे हैं, ठीक है, आसन की मुद्रा में है, उनके सर पे 3 सींग वाला एक ताज लगा हुआ है, उनके लेफ्ट राइट नीचे क्या एक भैंसा बना हुआ है, ठीक है, इधर 2 हिरन है, एक घुटने के पास इधर हिरन, एक इधर हिरन है, ठीक है, बाकी इधर हाथी है एक, ठीक, एक गैंडा है इधर और एक बाघ है, गैंडे की तरफ बाघ है, बाघ, ठीक है। तो बाघ हो गया, हाथी, बाघ हो गया और गैंडा हो गया, हाथी हो गया और इधर भैंसा हो गया और 2 हिरन हो गए। तो ये, और बीच में क्या हो गया हमारा, योगी पुरुष होगा, तो योगी पुरुष होगा, ठीक है। बाद में इसी देवता को, जो हम आगे की चीज़ों में वैदिक युग में देखते हैं, तो रुद्र के रूप में हम इसी चीज़ों को, इसी देवता को हम देखते हैं, ठीक है। तो देवताओं में क्या हो गया, ये मोहर हो गई, इससे पता चलता है कि यहाँ पे इस देवता को पूजा जाता था। दूसरा, हड़प्पा से, जो हड़प्पा साइड से है ना, तो हड़प्पा से हमें क्या मिला है, पत्थर की लिंग और योनि मिले हैं, ठीक है। ये लिंग और योनि जिन की पूजा की जाती थी,
ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में लिंग और योनि की पूजा की जाती थी, ठीक। तीसरी हम बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे कि वृक्षों की पूजा की जाती थी कि नहीं की जाती थी, ठीक है। तो कई सारे मोहरों पे वृक्षों के मोहर मतलब वृक्ष बनाए गए हैं, तो उससे पता चलता है कि वहाँ पे वृक्षों की पूजा की जाती, ठीक है। वृक्षों की पूजा मतलब ये लोग प्रकृति के संरक्षक थे, वृक्षों को मान्यता देते थे। जैसे एक मोहर मिली है हमें, उसमें क्या है, पीपल के 2 वृक्ष बने हुए हैं और उसके पीछे एक मनुष्य जो योग कर रहा है, योग मुद्रा में बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गए आपकी, मतलब ये याद रखना कि मोहर पे पीपल के पेड़ है, ठीक है। पशुओं की पूजा की जाती थी कि नहीं की जाती थी? तो बहुत सारी मोहरें मिली हैं जिनमें के बहुत सारे पशु हमें बने हुए मिलते हैं। मैक्सिमम मोहरों पे बहुत पशुओं की मूर्तियां हैं, तो इससे पता चलता है कि ये लोग पशुओं को पूजते थे। सबसे नंबर 1 पे कौन आता है? जो एक सिंगी जानवर था, यूनिकॉर्न को सबसे ज़्यादा धार्मिक मान्यता दी जाती थी, और उसके बाद कुबड़ वाला बैल, है ना। तो दोनों चीज़ सीक्वेंस याद रखेंगे, पहले यूनिकॉर्न फिर दूसरा कुबड़ वाला बैल। तीसरा, बहुत सारे यहाँ से ताबीज मिले हैं। ताबीज तो वही लोग बांधते हैं ना जो भूत प्रेत से डरते हैं। तो इतने सारे ताबीज मिलने का यही श्रेय है कि यहाँ के लोग भूत प्रेत को भी मानते थे, ठीक है। उन्हें भगाने के लिए ताबीज का यूज करते थे, ठीक। तो यहाँ की ये हो गई सिंधु घाटी सभ्यता की जो धार्मिक मान्यताएं हैं, ये हो गई धार्मिक मान्यताएं, ठीक है। अब देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जो संगठन था वो कैसा था, ठीक। राजनीतिक संगठन, ये कैसा था, कैसा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रशासन चलाया था? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो केंद्रीय सत्ता थी वो कैसी थी। तो कई सारे विद्वान ऐसे मानते हैं, देखिए इतनी बड़ी जो साइट्स हैं हमारी सिंधु घाटिया, जम्मू कश्मीर से लेके उधर किरथर श्रेणी मतलब सुतकांडा रोड से लेके मेरठ और नीचे महाराष्ट्र, तो सोचिए एक देश के बराबर ये सभ्यता थी। और इस पूरे देश में जो कल्चर मिला है हमें वो लगभग एक जैसा मिला है, एक जैसे बर्तन, एक जैसे घर, नगरों के नगर नियोजन एक जैसा। तो ऐसा माना जाता, देखिए कोई सभ्यता ऐसे तो है नहीं कि किसी को एकदम ऐसे फॉलो कर लेगी कि एक जो कल्चर एकदम ऐसे फैल जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि जो नगर नियोजन था या फिर जो अलग की चीज़ें थी, मैक्सिमम जो चीज़ें एक सी मिली हमें, समान चीज़ें मिली हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उनको किसी केंद्रीय सत्ता द्वारा आदेश दिया जाता था, ठीक है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसमें एक केंद्रीय सत्ता होती थी और वो पूरी सभ्यता को एक आदेश देती थी, ठीक है। अब केंद्रीय सत्ता किस नगर में थी, मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा में, ये डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है। कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। कुछ विद्वान बोलते हैं कि कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, हर नगर इंडिविजुअल था, ठीक है, कोई किसी के अंडर में नहीं था। तो ऐसा माना जाता है, साक्ष्य भी मिले कि हाँ केंद्रीय सत्ता हो सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी साइट्स में चीज़ों का एक जैसा मिलना कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। एक जैसा मिलना कोई फैक्ट नहीं हो सकता, कोई केंद्रीय सत्ता रही होगी, ठीक है। तो ये तो बात होगी पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीति की। फिर हम बात करते हैं एक नगर की जो राजनीति थी वो कैसी थी, है ना। जो एक नगर का राजनीतिक संगठन था वो कैसा था? तो नगर में 3 चीजें होती थी, ठीक है। एक शासक वर्ग होता था, क्योंकि नगर 2 चीजों में बटा होता था, दुर्ग और शहर में, है ना। तो जो दुर्ग में रहते थे शासक वर्ग रहते थे और शहर में व्यापारी रहते थे, ठीक है। जो छोटे मोटे व्यापारी थे वो छोटे मोटे व्यापारी शहर में रहते थे, और कुछ लोग यहाँ पे मजदूर भी रहते थे, ठीक है। शहरों में मजदूर भी रहते थे, उनके अलग बैंकर होते थे, ठीक है, बंकर होते थे उनके अलग, ठीक है। मजदूरों को रहने के लिए अलग बंकर होते थे, अस्थायी रूप से रहते थे, कमरे बना दिए जाते थे, यहाँ पे मजदूर रहेंगे। तो ये तीन चीज़ों पे क्या होता था, जो शासक होते थे इनका शासन चलता था, ठीक है। जो ये ज़्यादा डोमिनेंस रखते थे, यही नियम कानून बनाते थे, ठीक है, जो शासक लोग होते थे। बाकी व्यापारी वर्ग शहर में रहते थे और मजदूर भी शहर में रहते थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शहर का जो राजनीतिक संगठन है, ठीक है, एक शहर का, ठीक।
और बाकी मैंने बता ही दिया था। अगर देखिए अगर हम पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का संगठन देखेंगे और हम ये मान लें जो सांस्कृतिक संरचना है उसकी, जो सांस्कृतिक संगठन है, जैसे एक तरह का चीज़ों का मिलना, ये है ना, और एक तरह के धातु, एक कपड़े, वे अगर जो सांस्कृतिक संगठन है उसी को हम राजनीतिक संगठन मान लें कि वो राजनीति में जहाँ जहाँ एक जैसी चीज़ें मिली हैं वहीं सत्ता भी एक जैसी होगी, तो हम ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक केंद्रीय सत्ता थी, मतलब पूरी सभ्यता का एक राजा था। ठीक है, अगर हम सांस्कृतिक सभ्यता को, सांस्कृतिक संगठन को राजनीतिक संगठन मान लेते हैं तो। अगर नहीं मानते हैं तो कि हर नगर का शासन कैसे होता था, इसमें क्या होता था, शासक कौन, व्यापारी कौन होते थे। ठीक है, तो यही जो दुर्ग में लोग रहते थे यही शासक होते थे, नियम कानून यही बनाते थे, क्योंकि इसे पता भी चलता है क्योंकि दुर्ग के जो उनके भवन थे वो काफ़ी बड़े बड़े थे। ठीक है, तो ये इनका शासन व्यवस्था हो गई। ठीक है, और नेक्स्ट बात क्या है कि जो राजनीतिक संगठन में ऐसा नहीं था कि इन लोगों को कि हमें अपनी क्षेत्र बढ़ाना है, क्षेत्र विजित करने हैं, दूसरे क्षेत्रों को जीतना है, तो उस चीज़ पे इनका कोई ध्यान नहीं था। ठीक है, तो सेना वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं थी, सेना नहीं होती थी नगर में। दूसरा क्या है, ये लोग जो अपना क्षेत्र विजित करने से ज़्यादा व्यापार पे ज़्यादा ध्यान देते थे। ठीक है, तो इसीलिए ये सभ्यताएं इतनी ज़्यादा समृद्ध थीं कि इन लोगों ने व्यापार पे ज़्यादा ध्यान दिया, ना कि लड़ाई झगड़ों पे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे सेना ना होने का ये था कि यहाँ पे कोई भी अस्त्र शस्त्र, है ना, भाले तीर ऐसा कुछ नहीं मिला है कहीं भी, किसी भी साइड्स में कोई भी अस्त्र शस्त्र बिल्कुल नहीं मिला है। ठीक, दूसरी हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा राजनीतिक संगठन पूरी सभ्यता का कैसा संगठन था। अगर पूरी सभ्यता के सांस्कृतिक संगठन को राजनीतिक संगठन मान लें तो मानते कि केंद्रीय सत्ता थी, नहीं मानते तो मानते कि केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरी नगर का कैसा था, है ना, राजनीतिक संगठन। अब हम देखेंगे हड़प्पाई लिपि, है ना, लिपि कैसी थी, जो लिपि थी, है ना, हड़प्पाई लिपि। लिपि थी कि नहीं थी? हाँ बिल्कुल थी। यहाँ से बहुत सारे हमें मोहरें मिली हैं। ठीक है, बहुत सारी मोहरें मिली हैं जिन पे किसी न किसी चीज़ के चिन्ह हैं। ठीक, लगभग 2000 मोहरें मिली हैं, 2000 मोहरें अभी तक मिल चुकी हैं। ठीक, मोहरें 2000 मिल चुकी हैं। ठीक है, तो जिन पे और कई सारे अभिलेख मिले हैं। तो मोहरों पे भी होते थे अभिलेख लिखे हुए और ये अलग से भी अभिलेख मिले हैं। ठीक, और अभिलेखों पे लगभग है ना 400 अक्षर मिले हैं। ठीक है, अलग अलग 400 अक्षर। ठीक, तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे हड़प्पाई लिपि थी, है ना, लोग लिखना जानते थे क्योंकि 400 अक्षर मिले, तो इसका मतलब लोगों की लिपि डेवलप हो चुकी थी। अब लिपि कैसे थी, कौन सी लिपि थी, कैसे लिखते थे, तो ये लिपि का जो लिपि, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिपि का डेवलपमेंट क्यों हुआ, क्यों जरूरत पड़ने लगी। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग व्यापार करते थे, है ना, व्यापार के लिए लोगों को हिसाब किताब तो रखना ही होता है ना, तो जो निजी व्यापार करेगा अपना हिसाब किताब रखेगा, तो उसने हिसाब किताब रखने के लिए इस लिपि का डेवलप किया। हालांकि या फिर ये भी बोल सकते हैं कि उसने दूसरी सभ्यताओं से सीखा, है ना, क्योंकि वहाँ के संपर्क में रहा, उनसे व्यापार हुआ, तो उन्होंने जैसा लिखा होगा, मतलब जिस लिपि को वहाँ पे देखा होगा, तो इन्होंने भी यहाँ पे अपनी लिपि का डेवलप किया है। ठीक है, मेसोपोटामिया में तो 3000 BC में ही लिपि का ये हो गया था। ठीक है, उत्सर्जन हो गया था। तो अब हम बात करेंगे कि ये मोहरे और अभिलेख यहाँ से मिले हैं। दूसरी बात करेंगे कि लिपि कैसी थी, इनकी लिपि कैसी थी। तो मान लीजिए ये कोई अभिलेख है और उस पर कुछ चिन्ह ऐसे मिलते थे, ये हो गया, ये हो गया, कुछ भी नेचुरल, आज तक बस चित्र है ये, यहाँ पे कोई वर्णन नहीं है, कोई हिंदी इंग्लिश कोई भाषा नहीं लिखी है, ये सिर्फ चित्र है। ठीक, जो चित्र क्या दर्शाते हैं, ये चित्र कई तरह के हो सकते हैं,
है ना। जैसे ये भावात्मक चित्र हैं, माने गए कि कोई भाव को दिखा रहे हैं, या तो कोई वस्तुएं हो सकती हैं, किसी वस्तु का पार्टिकुलर कोई चीज हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई इकाई हो सकती है, कोई एक, मैं एक की बात बता रहा हूँ, कोई एक जो साइन है वो किसी वस्तु का हो सकता है ना, किसी जो इकाई है माप तोल की इकाई का हो सकता है, कोई यूनिट्स हो सकती है किसी चीज की, कोई ध्वनि हो सकती है कि हाँ ये अक्षर किसी ध्वनि को डिनोट करते हो, एक अक्षर किसी क्योंकि एक ही अक्षर किसी एक चीज को डिनोट करता रहा होगा, या तो वो कोई भाव हो सकता है, या फिर वो कोई वस्तु हो सकती है, या फिर कोई ध्वनि हो सकती है ना, कोई आवाज हो सकती है, कुछ कहना चाह रहा हो, ठीक है, कोई अक्षर, जैसे हम लोग लिखते हैं ना का, जैसे का की एक ध्वनि होती है कि का, हम इसको पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसे इनकी भी कोई ध्वनि हो सकती है, ठीक है। ये याद रखेंगे कि जो ये अक्षर हैं ये वर्णात्मक नहीं है, इनका वर्णन नहीं था, ये सिर्फ चित्रात्मक है, जो चित्रों के द्वारा हमें समझाया जाता है। अब हम देखेंगे कि इस लिपि का जो ये यहाँ पे जो अभिलेख है, इसकी लिपि कैसी थी, लिपि का क्या नाम था। तो जो लिपि का जो नाम था, है ना, ये लिपि हो गई, इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं बूस्ट्रोफेरेड, BOUSTROFEDON, तो इसको क्या बोलते हैं, बूस्ट्रोफेडन, ठीक है। जो इस लिपि का नाम है बूस्ट्रोफेडन, हिंदी में गोमूत्रिका। गोमूत्रिका क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये लिपि ऐसे लिखी जाती थी, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ये लिपि यहाँ से स्टार्ट होती थी, इधर लिखा, फिर इधर खत्म हुई तो इधर लिखा, ठीक है। तो ये ऐसे गोमूत्रिका। आज की लिपि हम कैसे लिखते हैं कि कोई लाइन इधर से स्टार्ट की, इधर लिखी, फिर नेक्स्ट लाइन इधर से स्टार्ट की, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी लिपि है आज की ब्राह्मी लिपि। तो ये लिपि कौन सी थी, गोमूत्रिका। गोमूत्रिका क्यों मिलते हैं, जब कोई गाय टॉयलेट करती हुई चलती है तो उसकी भी लगभग सेम इसी आकृति में ये बनता है, साइन बनता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं गोमूत्रिका लिपि, ठीक। अभी तक जो एक फैक्ट की और बात कर लेते हैं, जो सबसे लंबा अभिलेख मिला है, ठीक है, जो सबसे लंबा अभिलेख मिला वो कहाँ मिला है, धोलावीरा में मिला है, जिसमें एक ही अभिलेख में कितने 26 चिन्ह मिले हैं, 26 चिन्ह मिले एक ही अभिलेख में। तो ये सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अभिलेख माना जाता है, जो कहाँ से मिला है, धोलावीरा से मिला है, ठीक है। तो ये हम मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा। बूस्ट्रोफेडन को हिंदी में भी लिख देते हैं, बूस्ट्रोफेडन, ठीक है। ये तो इसका उच्चारण हो गया, हिंदी में लिखेंगे इसको गोमूत्रिका, ठीक है। ये इसके जो लिपि का नाम हो गया ये, है ना, ठीक। और सबसे लंबा कहाँ मिला वो मैंने बता दिया आपको, धोलावीरा में। अब हम देखेंगे माप तोल। जब व्यापार हो रहा है, चीज़ें खरीदी बेची जा रही है, तो वहाँ पे माप तोल भी होगा। वो कैसे था, तो माप तोल बिल्कुल बहुत सारे बाट मिले हमें, जो 16 की दशमलव इकाई में जो होते हैं ना, ठीक है। 16 की डिजिट में जो 16 के गुणक होते हैं, दो तरह के होते थे, एक तो दशमलव प्रणाली पे आधारित था और दूसरे 16 की गुणा में आता था, जो 16 की गुणा में आता था। जैसे हम बात करेंगे क्या, 1 2 4 8, है ना। तो इधर तो ये हो गया 150 तक, फिर 150 के बाद 16 के जो गुणक थे, है ना, जो 16 की गुणा करने पर जितने बाट बनते थे, ठीक है, तो वो होते थे माप तोल, ठीक। जैसे 150 के बाद क्या आएगा, 160, फिर 320, फिर 640, फिर 1600, 3200, 6400। तो मतलब क्या बोलेंगे इसको, दशमलव प्रणाली थी और 16 की गुणक में थी, है ना। तो 16 गुणा वाली दशमलव प्रणाली थी, ऐसे बोल सकते हैं कि 16 की गुणा वाली दशमलव प्रणाली। एक लाइन में अगर इसको हिंदी में लिखने चाहें तो 16 गुणा वाली दशमलव प्रणाली, ठीक है।
दशमलव प्रणाली क्या होती है? 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे जो दशमलव पे जीरो पे नेक्स्ट जीरो जो चलता है वो क्या है? दशमलव प्रणाली। और 100 इससे पहले क्या होता है? 150 तक तो ऐसे हो गया 1, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे करके 64, 150, 150 तक की तो मापतोल यहाँ पे हो गई। उसके बाद जो चलता है 16 गुणक वाली दशमलव प्रणाली। ठीक, तो ये हो गया आपका मापतोल हो गया। मापतोल एक्चुअली इसको हड़प्पाई लिपि में नहीं लिखना, ये थोड़ा मैंने अलग से बताया। ठीक है, हड़प्पाई लिपि तो उतनी थी, मापतोल अलग से है। दूसरा हम बात करेंगे क्या कि मृद भांड है ना, मृद भांड कैसे थे? तो मृद भांड कैसे थे? रेड कलर के होते थे, चिकने होते थे और उन पे काले कलर से चित्रकारी की जाती थी। ठीक है, तो इस कलर के, इस सभ्यता के क्या है मृद भांड? लाल व काले। ठीक, तो लाल व काले मृद भांड को क्या बोलते हैं? ब्लैक एंड रेड वेयर। काले व लाल मृद भांड या लाल व काले मृद भांड ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो लाल व काले मृद भांड को क्या बोलते हैं? ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक, तो मृद भांड इस कलर के थे, चिकने होते थे, परिष्कृत होते थे, अच्छे होते थे। ठीक है, दूसरी बात आती है मोहरे। मोहरे तो मैंने बताया कि अब 2000 मोहरे लगभग मिल चुकी हैं जो आयात निर्यात के लिए बहुत आवश्यक थी। ठीक है, पर्टिकुलर उसको एक साइन दे दिया जाता था और उससे व्यापार होता था। फिर बात करते हैं हम प्रतिमाएं। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी प्रतिमाएं हैं कि कौन कौन सी प्रतिमाएं मिली? तो सबसे पहले जो मेन प्रतिमा मैं ऐसी बता देता हूँ। एक प्रतिमा मिली है हमें मोहनजोदाड़ो से जो कांसे की बनी हुई है। ठीक है, इसमें क्या है कि एक नर्तकी है ना, नर्तकी ने कुछ नहीं पहना, सिर्फ गले में एक माला पहनी हुई है, बाकी पूरी ये नंगी बिना वस्त्रों की मूर्ति है। ठीक है, तो ये कहाँ से मिली है हमें नर्तकी की मूर्ति? मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, एक हमें पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है। ठीक है, जिसके हाथ नहीं है और उसका शरीर जो है सूती कपड़े से, एकदम जो कढ़ाई वाला कपड़ा होता है उससे उसका शरीर ढका हुआ है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि कपड़े की दो चीज़ों का पता चलता है। ठीक है, एक तो मूर्ति कला, दूसरा कि उस टाइम पे कपड़े डेवलप हो चुके थे। कपड़े पहने हुए अगर हम पुरोहित राजा को देखते हैं तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे कपड़े की अवेलेबिलिटी थी। ठीक है, तो इस मूर्ति का क्या नाम होता है? नेट पे भी आप देखेंगे तो इस मूर्ति का नाम होता है मूर्ति कला। ठीक, मूर्ति कला। और हाँ बिल्कुल, इस मूर्ति को क्या बोलते हैं? ये प्रतिमाएं मिली हैं हम लोगों को। ठीक है, एक हड़प्पा से मिली है जो उर्वरता की देवी की प्रतिमा है। ठीक है, तो 3-4 और भी प्रतिमाएं जो छोटी मोटी हैं। तो जैसे क्या जो खिलौनों के रूप में कुछ लकड़ी का जो मिट्टी का हल मिला है बनावली से, कुछ बैलगाड़ियाँ मिली हैं धोलावीरा से। ठीक है, तो ये सब क्या है? प्रतिमाएं थी। ठीक है, मृण मूर्तियाँ है ना, मृण मूर्तियाँ जो मिट्टी से तैयार की गई हैं। तो मिट्टी से तैयार करने वाली कौन कौन सी थी? जो मिट्टी से तैयार होते थे, जो बच्चों के खिलौने होते थे। ठीक है, जैसे मिट्टी का हल हो गया, कुछ जानवर हो गए, हिलने वाले जानवर हो गए जिनकी गर्दन हिलती थी, तो वो सब क्या थी? वो मृण मूर्तियाँ थी। ठीक है, तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, इनकी धार्मिक मान्यताएं, राजनीतिक है ना, कृषि, पशुपालन, इनकी क्या क्या शिल्पकारिता थी। ठीक है, इनका व्यापार कैसे होता था, और तीसरा कि इनका की लिपियाँ कैसी थी। तो ये सब चीज़ें हो गई हमारी सिंधु घाटी सभ्यता में। ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? नेक्स्ट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के जो हमारे प्रमुख नगर हैं। ठीक है, नगरों की क्या क्या विशेषताएं हैं, किस नगर से क्या क्या मिला है, और उसके नेक्स्ट कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।